पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना के समर्थन से विद्रोही लुहांस्क के कई इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने वहां मौजूद यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। यही नहीं, इस वीडियो में रूस के सैनिक दुश्मन सेना पर बम बरसाते भी दिखाई दिए। रूस के इन हमलों की वजह से उस इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया। कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में रूसी सैनिकों का काफिला नजर आया, जिसमें कई टैंक भी दिखे। लुहांस्क में रूस के समर्थन वाले विद्रोही भी इस जंग में यूक्रेन को तबाह करने में जुटे हैं। उधर जंग के 44वें दिन पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और यह हमला उस वक्त हुआ जब क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। भीड़ में ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। लेकिन तभी दो मिसाइलें स्टेशन से टकराईं, जिन्होंने वहां तबाही मचा दी। इस रॉकेट हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनकी यूक्रेन की सेना के जवान मदद करते दिखे। रेलवे स्टेशन से रॉकेट टकराने के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठने लगा, जो आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। हमले के बाद की तस्वीरों ने तो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक तस्वीर में खून से सने प्लेटफॉर्म पर कई लोगों के शव पड़े दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यही नहीं, एक तस्वीर में वहां एक मिसाइल भी पड़ी नजर आई, जो स्टेशन के बाहर जमीन से टकराने के बाद भी फटी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी मिसाइल भी वहां फट जाती तो वहां इससे भी बड़ी तबाही मचती। रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले का आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाया और आरोपों को सच साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में दो मिसाइल आसमान में बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को तोचका यू मिसाइल से निशाना बनाया गया और ये दोनों मिसाइलें डोनेस्क के एक इलाके से दागी गई थी। क्रमातोर्स्क पर हुए भीषण हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस हमले के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है और रूस इसे जेलेंस्की की साजिश करार दे रहा है। इस आरोप और प्रत्यारोप के पीछे की वजह तोचका यू नाम की वो मिसाइल है, जो कभी सोवियत संघ की बड़ी ताकत हुआ करती थी। इसलिए इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना जंग के पहले ही दिन से उनके देश के नागरिकों को निशाना बना रही है। Russian military hit the railway terminal in the city of Kramatorsk. मतलब बुचा की आग अभी बुझी भी नहीं थी और यूक्रेन ने रूस के उससे भी ज्यादा बर्बरता बोरोद्यांका में ढाने का दावा कर दिया। अभी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ही हुआ है और वहां की महज 2 इमारतों के मलबे के नीचे से 26 शव बरामद किए गए हैं। इसलिए खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस की सेना ने बोरोद्यांका में जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लोगों को उनके मकानों के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए बोरोद्यांका का सच क्या है, यह जानने के लिए न्यूज 18 खुद वहां पहुंचा और हमारे कैमरे में तबाही का जो मंजर रिकॉर्ड हुआ, उसमें हर तरफ खंडहर ही खंडहर बने नजर आए। मकान मलबे में तब्दील दिखे और बड़ी बड़ी इमारतें जिंदा लाश की तरह नजर आईं। एक इमारत तो ऐसी दिखी जिसके रूस के हमले में 2 टुकड़े ही हो गए। उसका एक हिस्सा कालिक में पुता था तो दूसरा बिल्कुल जर्जर हो चुका था, लेकिन बिल्डिंग के बीच का हिस्सा तो बचा ही नहीं। बताया गया कि जब बोरोद्यांका के इस इलाके में हमले का अलर्ट देता सायरन बजा तो कई लोग बिल्डिंग के नीचे बने बंकर में जा छिपे, लेकिन मिसाइल उनके ऊपर आकर ही फट पड़ी। मेरे पीछे एक भारी भरकम बिल्डिंग थी जो बीच से टूट गई है। एक मिसाइल हमले में बीचों बीच बिल्डिंग टूट गई। यूक्रेन का कहना है कि इन इमारतों के आसपास उसकी सेना का कोई अड्डा नहीं था, जिसका मतलब साफ है कि रूस का टारगेट यूक्रेन के निहत्थे लोग ही थे। यही वजह रही कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि बोरोद्यांका में रूस ने बुचा से भी ज्यादा क्रूरता की। वहां आम लोगों के घरों पर हमले किए गए और 1 हफ्ते तक लोग मलबे में तड़पते रहे, जिनके अब जिंदा होने की उम्मीद न के ही बराबर है। असल में 1 हफ्ता पहले कीव के पास बुचा शहर से रूस की सेना के कब्जा छोड़ने के बाद वहां सड़क पर आम लोगों के शवों की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से पूरी दुनिया सन्न है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जब बोरोद्यांका में रूस के मासूम लोगों पर ढाए गए जुल्मों से पर्दा उठेगा तो बुचा की बर्बरता भी बौनी नजर आने लगेगी।
यही वजह रही कि यूक्रेन के कम्युनिटीज एंड टेरिटरीज डेवलपमेंट मिनिस्टर ओलेक्सी चेर्निशोव ने न्यूज 18 से बातचीत में पुतिन को जमकर कोसा। This is a war crime. This is not comparable with a human being. लेकिन बर्बाद इमारतों के अलावा भी हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वहां एक बांध के पास यूक्रेन की सेना एक ऑपरेशन चलाती नजर आई, जिसमें पानी के अंदर से ग्रेनेड और छोटी छोटी मिसाइलों जैसे कई हथियार निकलते दिखे। हथियार भी यूं ही पानी के अंदर नहीं फेंके गए थे, बल्कि उन्हें अच्छी तरह छिपाकर डिब्बों में पैक करके पानी में डाला गया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने बोरोद्यांका से निकलने की जल्दबाजी में अपने हथियार छिपा दिए ताकि उसके युद्ध अपराध के सबूत ही न बचें। इसी वजह से यूक्रेन का मानना है कि रूस की तैयारी बोरोद्यांका में और भी ज्यादा तबाही मचाने की थी, लेकिन उससे पहले ही उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि रूस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के आम लोगों को अपना निशाना बनाने से साफ इनकार कर रहा है। उधर यूक्रेन के शहर बुचा में हुए नरसंहार पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। यूरोप के देश लातविया से चलने वाली एक वेबसाइट ने रूसी सेना पर लगे बर्बरता के आरोपों को साबित करने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसे ड्रोन कैमरे के जरिए 23 मार्च से 30 मार्च के बीच रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया गया, यानी उस वक्त जब बुचा शहर पर रूसी सेना का कब्जा था। और इस वीडियो में बुचा शहर एक कब्रिस्तान बना दिखा। वहां बीच सड़क पर, सड़क किनारे, फुटपाथ पर हर तरफ शव ही शव पड़े नजर आए। एक शव तो साइकिल के साथ सड़क पर पड़ा दिखाई दिया, यानी जंग के दिन वो आदमी काम पर निकला था लेकिन कभी घर नहीं लौट पाया। हालांकि बुचा की सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें दुनिया पिछले कई दिनों से देख रही है, इसलिए इस वीडियो में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो है इस वीडियो पर लिखी तारीख, जिसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि रूसी सैनिकों ने ही बुचा में लोगों की बेरहमी से हत्या की। वहीं दावा किया जा रहा है कि बुचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए वहां पुतिन के रूसी लड़ाकों की एंट्री करवा दी गई है। ये लड़ाके भी वैगनर ग्रुप से जुड़े भाड़े के हत्यारे हैं, जो इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके कान काट लेते हैं। और ये सब होता है पुतिन के एक इशारे पर। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसी लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में सैनिकों की वर्दी में भाड़े के ये हत्यारे खार्किव के एक इलाके में डटे दिखे। उनके पास Z निशान वाली रूसी गाड़ी नजर आई, जबकि एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दिए। बताया गया कि पुतिन के ये किलर इतने जल्लाद होते हैं कि कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते, और हत्या करने के बाद निशानी के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाजी सेना से की जाती है। उधर यूक्रेन ने रूस की सेना पर मारियोपोल में बर्बरता के सबूत मिटाने का आरोप लगाया। बताया गया कि रूस के कब्जे वाले इलाकों से भाग रहे लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है, और आरोप है कि रूसी सेना इन लोगों को रोककर उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है, ताकि वो शहर में हुई बर्बादी और बर्बरता की तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर सकें। यही नहीं, जिन लोगों के मोबाइल में रूसी सैनिकों को ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आरोप है कि बुचा नरसंहार मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से बेदखल किए जाने के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। खबर ये भी है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए जुर्म के सबूत अब भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचने के लिए वहां के कई इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। वहां कुछ लोग अपनी गाड़ियों में तो कुछ बसों के जरिए शहर छोड़ने को मजबूर दिखे। इस बीच रूस ने पहली बार कबूल किया कि इस जंग में उसे भारी नुकसान हुआ और अच्छी खासी तादाद में उसके सैनिक मारे गए। इससे पहले यूक्रेन और नेटो ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े दिए थे, जिसे रूस अब तक खारिज कर रहा था। लेकिन अब खुद पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोव ने माना कि जंग में बड़ी तादाद में उसके सैनिक जान गंवा चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कोई सटीक आंकड़ा पेश नहीं किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान सीधी लड़ाई में कई शहरों में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की सेना भारी पड़ी और छिपकर हमले कर रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कई टैंक तबाह कर दिए गए और उन पर बैठे सैनिकों को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया, जिसकी पुष्टि पुतिन के प्रवक्ता ने भी की। We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us. रूस ने मार्च के आखिरी हफ्ते में बताया था कि उसके 1351 सैनिक युद्ध में शहीद हो चुके हैं, जबकि करीब 4000 सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से चल रही भीषण जंग में रूसी सैनिकों के मारे जाने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। यही बात यूक्रेन ने भी कही और इस पर उसने आंकड़े भी दिए।
जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 19,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 150 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 135 हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए। दावा तो यह भी है कि यूक्रेन ने रूस के 700 टैंकों और 1800 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। उधर जंग में रूस का साथ दे रहे बेलारूस ने भी यूक्रेन में एक सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। बेलारूस ने इस जंग में अब तक रूस की सेना को सिर्फ अपनी जमीन का ही इस्तेमाल करने दिया, यानी वो सीधे सीधे इस जंग में नहीं कूदा था। लेकिन अब जो खबर आई उसने साफ कर दिया कि यूक्रेन को तबाह करने में बेलारूस का भी हाथ है, क्योंकि बेलारूस के सैनिकों ने पहली बार यूक्रेन की जमीन पर जाकर वहां हमला किया और इस बात को खुद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने माना। उन्होंने दावा किया कि उनकी सेना ने यूक्रेन में एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया और यूक्रेन के कई सैनिकों को मार गिराया। हालांकि उन्होंने ये कदम उठाने के लिए यूक्रेन की सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। लुकाशेंको के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने बेलारूस के कई ट्रक ड्राइवरों को पकड़ लिया था, जिसके बाद बेलारूस की सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया और यूक्रेन के सैनिकों को मार गिराने के बाद ट्रक ड्राइवरों को छुड़ा लिया। लेकिन लुकाशेंको की इस दलील को शक की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है बेलारूस हर तरह से रूस के साथ खड़ा है। उसने न सिर्फ रूस के हमले का समर्थन किया बल्कि रूसी सेना को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल भी करने दिया, जिसकी वजह से रूस की सेना जंग की शुरुआत में बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो पाई थी, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन के साथ करीब 1100 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और इसी का फायदा उठाकर पुतिन के सैनिकों ने बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए किया। कहा जाता है कि रूसी सेना के करीब 30,000 जवान फरवरी की शुरुआत में ही सैन्य अभ्यास के बहाने वहां जमा हो गए थे और उन्होंने 24 फरवरी को बेलारूस की सीमा के पास के यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यही नहीं, रूसी सेना को बेलारूस से महज 90 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई और उन्होंने कीव, खार्किव और चर्नीव जैसे शहरों पर जोरदार हमला बोल दिया। हालांकि बेलारूस ने हमेशा यह दावा किया कि उसकी सेना सीधे तौर पर रूसी सेना के साथ जंग में शामिल नहीं है, लेकिन बीच बीच में इस तरह की खबरें आती रहीं कि बेलारूस के सैनिक भी यूक्रेन में घुसकर जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन पहले से यह आरोप लगा रहा है कि बेलारूस के सैनिक रूसी सैनिकों की वर्दी में यूक्रेन में आकर तबाही मचा रहे हैं और रूस के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं। अब बेलारूस के राष्ट्रपति के कबूलनामे के बाद ये साबित हो गया कि यूक्रेन सच बोल रहा था। हालांकि लुकाशेंको ने यूक्रेन पर ही उकसाने का आरोप लगाया और इसे अपनी सेना का एक स्पेशल ऑपरेशन करार दिया। इस बीच दक्षिणी रूस में पूरी ताकत झोंक रहे यूक्रेन के लिए काला सागर से लगने वाली उसकी सीमा बेहद अहम साबित हो रही है। यूक्रेन का आरोप है कि समुद्री सीमा को पूरी तरह से रोककर रूस उन्हें तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से न तो यूक्रेन तक कुछ पहुंचना आसान है और न ही यूक्रेन से बाहर जाना मुमकिन। लंदन में यूक्रेन के एक राजदूत ने यही दर्द दुनिया को बताया। We needed for humanitarian assistance to come in Ukraine, and we actually have it to allow Ukrainian experts, mostly grains, to go out. नेटो के सदस्य देशों के लिए भी यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए काला सागर का रास्ता बेहद अहम है, लेकिन रूस की घेरेबंदी ने दक्षिणी यूक्रेन को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। रूस का पूरा जोर फिलहाल दक्षिणी यूक्रेन पर ही है, जहां काला सागर में रूस की नौसेना का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। पहले तो इसकी चाल पकड़ पाना बेहद मुश्किल है, ऊपर से ये ऐसे आधुनिक और घातक हथियारों से लैस है जो पल भर में कहीं भी तबाही मचा सकता है। खतरनाक मिसाइलों से लैस ये जहाज दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। तो यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच यूरोप में अगली जंग की भी बुनियाद पड़ती दिख रही है। फिनलैंड और स्वीडन को रूस लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगर उन्होंने नेटो की सदस्यता ली तो अंजाम खतरनाक होगा, लेकिन दोनों ही मुल्क रूस की चेतावनी पर ध्यान देने को तैयार नहीं दिख रहे। हैरानी की बात यह कि फिनलैंड ने तो ऐलान तक कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता लेगा। ये भी कह दिया कि मई के आखिरी हफ्ते में आवेदन किया जाएगा। फिनलैंड की भाषा तो सीधे सीधे रूस को जंग के लिए उकसाने वाली है। फिनलैंड ने साफ कहा कि वो रूस की किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। फिनलैंड और स्वीडन में यूरोप की अगली जंग छिड़ने की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। यहाँ तक कि फरवरी में ही रूस की सेना के कुछ जंगी जहाज स्वीडन की सीमा में पहुंचने का दावा किया गया था। मतलब ये कि फरवरी में एक तरफ तो रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा था, दूसरी तरफ स्वीडन को चेतावनी दे रहा था। लेकिन रूस की इस चेतावनी का असर हुआ बिल्कुल उल्टा। रूस की कोशिश ये थी कि स्वीडन और फिनलैंड डर जाएं और नेटो से फासला बना लें, लेकिन हुआ ये कि दोनों देशों ने नेटो की सदस्यता लेने का अपना फैसला और पक्का कर लिया। मतलब ये कि दोनों देश डरे तो सही, लेकिन इस डर का असर वैसा नहीं हुआ
जिसकी उम्मीद रूस ने की होगी। फिनलैंड और रूस के बीच एक लंबा बॉर्डर लगता है। रूस की पश्चिमी सीमा पर फिनलैंड है। फिनलैंड अगर नेटो का सदस्य बना तो नेटो की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी। जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता, लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देश पिछले कुछ महीनों में नेटो की तरफ झुकते हुए दिखे हैं। ऊपर से 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज के घुसने के बाद दोनों देशों में इस बात पर सर्वे कराया गया कि वहां की जनता नेटो के साथ जाने के पक्ष में है या नहीं। दावा यह किया गया कि दोनों देशों की जनता ने रूस का विरोध किया और नेटो की सदस्यता हासिल करने का समर्थन किया।